नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हम अपना साप्ताहिक कॉलम रक्षा विज्ञान के अंतर्गत रक्षा विज्ञान और तकनीकी कैनन के पुर्जे और किस्में। और इसकी पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर, जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, एक अभियंता हैं, प्रक्षेपकी एवं संरचनात्मक दृढ़ता के विशेषज्ञ हैं, प्रारूपण और संरूपण के अच्छे जानकार होने के साथ साथ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। तो चलते हैं हम इस चर्चा की ओर, जहां हमें डॉक्टर हिमांशु शेखर बता रहे हैं कैनन के पुर्जे और किस्में। तोपों को छोटे हथियारों के आवर्धित या स्केल किए गए मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। तोपों के हिस्से लगभग किसी भी रिवॉल्वर, पिस्तौल या मशीन गन में उपयोग किए जाने वाले हिस्सों के समान होते हैं। वर्तमान लेख किसी भी आधुनिक आर्टिलरी गन के विभिन्न भागों पर चर्चा करता है। निसंदेह वो ट्यूबलर लंबी बैरल द्वारा पहचाने जाते हैं, लेकिन कई घटक हैं जो ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युग की तोपें या तो स्वचालित हैं या किसी अन्य प्राइम मूवर्स द्वारा खींची जाती हैं। अब हम जान लेते हैं तोप के मुख्य भाग। तोपों में एक लंबा बैरल होता है, जिसका पिछला सिरा ब्रीच ब्लॉक द्वारा बंद कर दिया जाता है। ब्रीच ब्लॉक को खोलने के लिए 3 विधियां हैं। सीधे पीछे की ओर से निकास, जिसे प्रयोग के समय रोककर रखा जाता है। दूसरा है एक चूड़ीदार घूमकर पीछे खिसकने वाला भाग, और ये लामानी के माध्यम से पीछे की दिशा में एक दरवाजे की तरह खुलने वाला भाग होता है। इसका उपयोग राउंड लोडिंग, राउंड फायरिंग के बाद खाली केस को निकालने और परकशन मैकेनिज्म के माध्यम से राउंड की फायरिंग के लिए भी किया जाता है। ये एक भारी टुकड़ा होता है और इसे खोलने और बंद करने के संचालन को निष्पादित करने के लिए मैनुअल से ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होती है। फायरिंग के दौरान इसका उचित लॉकिंग अनिवार्य है, अन्यथा ये पीछे की दिशा में भारी ब्रीच का प्रक्षेपण कर सकता है। इससे युद्ध के मैदान में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बैरल में ब्रीच ब्लॉक से आगे बढ़ते समय अगला भाग चैम्बर होता है, जो बैरल के अधिकांश भाग से व्यास में बड़ा होता है। इस खंड में फायरिंग करते समय प्राणोदक या ईंधन भरा जाता है। बैरल के वास्तविक गुहा व्यास के लिए एक घटते व्यास वाला अनुभाग होता है, जहां प्रोजेक्टाइल या राउंड स्थित रहता है। ये स्पष्ट है कि लोड करते समय पहले प्रक्षेप्य को बीच वाले सिरे की ओर से बैरल के पीछे रखा जाता है, प्रक्षेप को आगे धकेला जाता है, फिर प्रणोदक भरा जाता है और ब्रीच ब्लॉक या बोल्ट को बंद कर दिया जाता है। राइफल्ड गन में राइफल निचले व्यास की तरफ शंक्वाकार खंड के अंत में शुरू होती है। ट्यूब की पूरी लंबाई में एक समान आंतरिक आयाम होता है। अंत में फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगाया जाता है, जो थूथन के अंत या खुले सिरे पर लगे थोड़े बड़े व्यास की एक वेंटेड ट्यूब होती है। तोपों में स्थिरता के लिए लंगर, गतिशीलता के लिए पहिए और फायरिंग कोण समायोजन के लिए लिफ्ट तंत्र होता है। राइफल्ड गन में राइफल निचले व्यास की तरफ शंक्वाकार खंड के अंत में शुरू होती है। ट्यूब की पूरी लंबाई में एक समान आंतरिक आयाम होता है। भागों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती है। किसी भी तोप में बैरल के पीछे हटने के लिए एक यांत्रिक व्यवस्था की जाती है, जो दागने के बाद गन की प्रतिक्रिया को संभालता है। रिकॉइल सिस्टम और रिक्यूपरेट्स भी किसी भी रिकॉइल से संबंधित अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए लगाए जाते हैं। फायरिंग के दौरान फुलाए हुए रबर के टायरों को आमतौर पर उठा लिया जाता है और लोड वर्टिकल एंकर द्वारा लिया जाता है। कई उन्नत तोपें जो दृश्य सीमा से परे फायरिंग कर रही हैं, उनमें ऑप्ट्रोनिक दृष्टि लगी रहती है। यदि ये स्वचालित तोप है तो प्राइम मूवर उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त यदि ये खींचे जाने के लिए निर्मित दुनाली बंदूक है तो उपयुक्त स्थानों पर बंदूक में टोइंग पॉइंट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि पीछे और आगे की दिशा में आंदोलन किया जा सके। अब बात करते हैं तोपों के वर्गीकरण की। कई पैरामीटर हैं जिनके आधार पर तोपों को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रक्षेप्य के लोडिंग पक्ष के आधार पर तोपों को ब्रीच लोड या थूथन लोड किया जा सकता है। यदि स्थानांतरण का प्रश्न है तो ये या तो स्वचालित या टो किया जा सकता है।
यदि फायरिंग कोणों पर विचार किया जाता है तो तोप, हॉवित्जर, मोर्टार या बंदूक हो सकती है। मोर्टार और हॉवित्जर के साथ उच्च फायरिंग कोण का उपयोग होता है और मोर्टार में आमतौर पर थूथन में प्रक्षेप लोड होते हैं। रिकॉइल का प्रबंधन भी तोपों के प्रकार की स्थापना के मानदंडों में से एक है। आमतौर पर तोपों में रिकॉइल होता है, जिसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म के साथ डैम्पर और स्प्रिंग गाड़ी से जुड़ी होती है। रिकॉइल को कम करने के लिए लीकिंग गन या रिकॉइललेस तोपों को माना जाता है। इन तोपों में दहन से उत्पन्न गैसें पीछे के माध्यम से रिसाव को कम करने के लिए रिसाव कर सकती हैं। हिट किए जाने वाले लक्ष्यों के आधार पर बंदूकों के विभिन्न नाम हो सकते हैं। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन हो सकती है जो उड़ने वाली वस्तुओं को मार सकती है। फ्लैट प्रक्षेप वक्र के साथ सीधी आग के अलावा ये तोपें बहुत अधिक ऊंचाई पर आग लगा सकती हैं। उनके पास आग की उच्च दर है और लगातार गोली चलाने से उड़ने वाली वस्तुओं में कई हिट हो सकते हैं। चूंकि विमान हल्के मिश्र धातुओं से बने होते हैं, इसलिए उच्च गतिज ऊर्जा के वितरण से वायुयानों को नुकसान और अक्षमता हो सकती है। इसके विपरीत टैंक रोधी तोपों को टैंक के कवच में घुसने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान हल्के मिश्र धातुओं के पतले वर्गों से बने होते हैं, जबकि टैंकों में उच्च घनत्व वाले मिश्र धातुओं के मोटे खंड होते हैं। प्रवेश सिद्धांत पूरी तरह से अलग तंत्र की इच्छा रखते हैं। हालांकि गतिज ऊर्जा का फिर से दोहन किया जाता है, लेकिन टैंक विरोधी राउंड फायरिंग की दर उतनी अधिक नहीं होती है। ये सटीकता है जो मायने रखती है और पैठ आमतौर पर आकार के चार्ज प्रकार के प्रभावों द्वारा प्राप्त की जाती है। विमान रोधी तोपों की तुलना में आश्चर्य के तत्व के माध्यम से प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए एंटी टैंक तोपों को परिवहन करना आसान है। अब बात करते हैं तोप की आधुनिक अवधारणाएं। प्रगति ने तोपों से गोल प्रक्षेपित करने में कई तकनीकों के अनुप्रयोग को प्रेरित किया है। पारंपरिक तोप प्रणोदक के दहन पर निर्भर करती है। उन्हें मुख्य रूप से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करने वाली तोप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिवर्तनशील चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र को उपयुक्त रूप से लागू करके गति के बुनियादी सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अनुसंधान प्रगति पर है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गठित विमा के लंबवत दिशा में गति संभव है। ये उच्च विद्यालयों में फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम के रूप में पढ़ाया जाता है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली इस तरह फैली हुई है कि तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है, तो प्रक्षेप या बल की गति को मध्यमा उंगली से दर्शाया जाता है। इस अवधारणा का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन और कॉइल गन की कल्पना की जाती है। रेल गन के मामले में दो फ्लैट कंडक्टिंग रेल बिछाई जाती हैं, जो विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह करती हैं। एक आर्मेचर दोनों रेल को जोड़ता है। प्रक्षेप या तो आर्मेचर से जुड़ा होता है या आर्मेचर के सामने रखा जाता है। इसे 1 मिलियन एम्पियर के क्रम की बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है और इसका लक्ष्य 50 मेगा जूल के ऊर्जा स्तर के साथ 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक प्राप्त करना है। इसे होमोपोलर मोटर भी कहते हैं। कॉइल गन को गॉस राइफल भी कहा जाता है, हालांकि ये राइफल नहीं है। कॉइल गन में कई कॉइल होते हैं जो बैरल के साथ अग्रानुक्रम में समाक्षीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। कॉइल को क्रम से चालू और बंद किया जाता है ताकि गोली या प्रक्षेप बैरल के साथ आगे बढ़े। दोनों प्रोजेक्टाइल को हाइपर वेलोसिटी रेंज में गोली की गति लाने में सक्षम है और उच्च गतिज ऊर्जा का उपयोग लक्ष्य के विनाश के लिए किया जाता है। गतिज ऊर्जा का उपयोग जैसा कि शुरुआती दिनों में तोप के गोले के रूप में किया जाता था, लक्ष्य पर वांछित विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इन तोपों का मुख्य भाग वेग है, जिसे प्रक्षेप को दिया जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा आधारित तोप का उपयोग करके प्रक्षेप के लिए 2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करना अभी भी एक दूर की वास्तविकता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रणोदन के साथ प्रोजेक्टाइल को 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। रेल गन और कॉइल गन दोनों विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांतों का फायदा उठाते हैं। दोनों प्रणोदक बल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त रूप से विद्युत प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन का उपयोग कर रहे हैं। दोनों तोपों में करंट लूप का केंद्रीय अक्ष होता है।
कॉइल गन के मामले में प्रक्षेप की गति वर्तमान अक्ष से जुड़ी होती है। रेल गन के मामले में प्रक्षेप आर्मेचर के माध्यम से वर्तमान लूप की धुरी के लंबवत चलता है। इसके अतिरिक्त रेल गन संपर्क का उपयोग करती है और रेल का जीवन ऐसे फिसलने वाले संपर्कों के कारण होने वाले घर्षण पर निर्भर करता है। कॉइल गन में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तुत आलेख में तोप के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसमें तोप चलाने के सिद्धांतों की भी चर्चा है। प्रक्षेप भरण के आधार पर, बैरल की आंतरिक संरचना के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर तोप का वर्गीकरण इस लेख में प्रस्तुत किया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की मदद से प्रक्षेप को उच्च गति देने की कोशिश का संज्ञान भी इस लेख में किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।